नाउ अब हम लोग मर्ज सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। मर्ज सॉर्ट, सपोज ये 10, 5, 7, 12, 1, इसको शॉर्ट करना यूजिंग मर्ज सॉर्ट, तो किस तरीक़ा से करेंगे? तो मर्ज सॉर्ट का यूज़ करते हैं। मर्ज सॉर्ट वन ऑफ माय फेवरेट मतलब एल्गोरिदम है, जो मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग शॉर्टिंग करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और स्मूथली काम करता है, तो इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। ये क्विक सॉर्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपलर वन है। केवल 2 पार्ट में काम हो जाता है। पहला पार्ट है पार्टीशन एंड सॉर्टिंग एक साथ, एंड दूसरा है मर्जिंग, फाइनल पार्ट। पार्टीशन एंड सॉर्टिंग का मतलब क्या, जैसे कि आपको अगर ये एरे गिवन हो तो उस केस में सिंपली आप करो क्या कि इसको पार्ट करो, इसको पार्ट करते जाओ, मतलब तब तक पार्ट करो जब तक कि ये तुमको स्मॉलेस्ट यूनिट ना मिल जाए, इंडिविजुअल यूनिट ना मिल जाए, मतलब इस टाइप से 10, 5, 7, 12, 1, समझ रहे हो। देन उसके बाद इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, ठीक ना, उसी में। तो मान लो 1, 5, 7, 10, 12 ना, मर्ज करके एक सिंगल एरे बना दो, है ना, सिंपल है। तो कितना आसान है। मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है ना। इसको हम लोग करते हैं, तो पार्ट और शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट पार्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, जो शॉर्ट भी करेगा, मतलब ये पार्ट भी कर देगा और शॉर्ट भी करके देगा, ठीक है। तो पार्ट शॉर्ट पार्ट नाम है, पहले पार्ट करेगा देन शॉर्ट करेगा और देन उसको मर्ज करेंगे। तो इस जो शॉर्ट पार्ट है उसके अंदर मर्ज फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो वॉइड शॉर्ट पार्ट नाम का एक फंक्शन लेते हैं, SORT है, शॉर्ट पार्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर एरे है, लोअर बाउंड है ऑब्वियसली और अपर बाउंड है, यही होता ही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एरे का नाम और एरे का इंडेक्स पोजीशन जो फिक्स्ड होते हैं, लोअर और अपर, हो गया। नाउ मुझे क्या करना है? अब पार्टीशन करना है। पार्टीशन कब तक होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी भी पार्ट करना है, मतलब कि अभी, और कब रुकना है, कैसे पता चलेगा? तो मैं सिंपल यहाँ पे लोअर बाउंड प्लेस करूँगा, यहाँ अपर बाउंड लास्ट वाले पे प्लेस करूँगा, और मैं चेक करूँगा कि अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब अभी भी पार्ट करना है। कैसे पता चलेगा अभी भी कोई एलिमेंट है? तो सिंपल है, अगर लोअर बाउंड लेस देन हो अपर बाउंड से, तो इसका मतलब है अभी भी कोई एलिमेंट हो। देखो, लोअर बाउंड लेस देन है अपर बाउंड से, अभी भी कोई एलिमेंट है। तब कोई एलिमेंट नहीं होगा जब लोअर बाउंड अपर बाउंड एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, मतलब इक्वल टू हो। तो इफ़ लोअर बाउंड लेस देन अपर बाउंड है, इसका मतलब है अभी भी कोई एलिमेंट है। तो अभी भी एरे को मतलब हम लोग को तोड़ना है, मतलब 2 पार्ट में बांटना है। तो सिंपली कैसे बांटते हैं, एक मिड तक लेते हैं, इसका चूँकि मिड कहाँ पे आएगा, सेंटर होगा ये 7, तो मिड तक, और एक मिड प्लस 1 से लेके लास्ट तक 2 पार्ट में बांटते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर हम लोग मिड इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2 लिखेंगे, एरे जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक बनेगा मिड तक और एक बनेगा मिड से इधर तक, तो मतलब एक बनेगा 10, 5, 7 तक और एक बनेगा 12 और 1, राइट। तो ये वाला, तो एरे 2 पार्ट में बढ़ गया। नाउ अब इनको, इस वाले को अगेन फिर भेजेंगे शॉर्ट पार्ट में, तब एरे फिर अगेन बढ़ जाएगा, एंड बढ़ते बढ़ते कई छोटे छोटे टुकड़े में स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स में बढ़ जाएगा, और देन उसको शॉर्ट कर देंगे। तो अगेन इसको भेजेंगे शॉर्ट पार्ट में, जिसमें एरे का नाम वही है ARR, एंड देन वी हैव टू प्लेस द लोअर बाउंड ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड देन अपर बाउंड, एंड अपर बाउंड इज हियर मिड, राइट। and we have to send the second array again for in short part function. So we have to write the name of the function, name of the array, whose name, since both array has same name, दोनों का नाम सेम है ARR, then we have to place here lower bound. What will be the lower bound of the second array ARR? Lower bound will be nothing but mid plus 1. Mid plus 1 होगा lower bound, mid plus 1, and the upper bound ये हो गया। ये करते ही ये चला गया, ये रिकर्सिव कॉल हो गया। देन इनफाइनाइट टाइम्स वो तब तक कॉल करेगा ना जब तक कि सब नहीं बढ़ जाते स्मॉलेस्ट यूनिट में, ठीक है, और देन शॉर्ट भी कर देगा। किस टाइप से होगा, तो वो हो गया।
ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट में बांट के सॉर्ट कर देगा। मान लो शॉर्ट हो गया तो देन मर्ज को कॉल करेंगे, मर्ज ARR लोअर बाउंड, मिड और अपर बाउंड। ठीक है, क्यों मिड का भी ज़रूरत पड़ा, क्योंकि ARR एक तो ठीक है, ARR इज राइट, वी हैव टू प्लेस हियर ARR बिकॉज ARR इज द नेम ऑफ द एरे, बट इनिशियली वी हैव सीन दैट वी हैव पुट टू parameters here which was the lower bound and upper bound. Then why we put mid here? Because here lower bound is right, lower bound is the lower bound, but in the first array what is the upper bound of the first array? Nothing but the mid, so we have put mid. And if we know the mid, then you also, it is definitely fixed, you know the lower bound of the next array, that is second array. मतलब हमको second array का, अगर हमको first array में का अपर बाउंड जो कि मिड होता है वो पता हो, देन हम लोग को सेकेंड एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब लोअर बाउंड है उसका भी लोकेशन पता होगा जो कि मिड प्लस 1 होगा। दैट इज वी हैव टू सी हियर, वी हैव टू राइट मिड हियर, देन आफ्टर दैट अपर बाउंड। नाउ ये हो गया वॉइड शॉर्ट पार्ट, ये हो गया। अब नाउ मर्जिंग पार्ट, तो सेकेंड पार्ट है मर्ज, तो वॉइड मर्ज, एरे का नाम, since if we are going to merge, suppose we have elements 1 2 3, always consider these elements to quickly write the algorithm without any error, 1 2 3 and 4 5 6। ठीक, तो int ARR now int lower bound, this is mid, right? So obviously we need mid because if you know the mid, that is you know the upper bound of a first array, then obviously you know the lower bound of the second array। ठीक है, अगर हम लोग को मिड नहीं पता हो, अगर मिड क्यों लिखेंगे, ऑब्वियस सा बात है, क्यों मिड लिख रहे हैं, मिड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अगर देखो इसका लोअर बाउंड पता है क्या है, LB, ठीक है, लिख दिया। UB लिखेंगे अपर बाउंड, तो इसका अपर बाउंड है ना, इसका अपर बाउंड और इसका अपर बाउंड कहाँ, लोअर बाउंड कहाँ गया, तो उसके लिए मिड को यूज़ करेंगे, एक ही यूज़ करेंगे, मिनिमम यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो मिड लिखते ही इसका मुझे अपर बाउंड पता चल गया ना, इसका लोअर बाउंड ऑब्वियसली मिड प्लस 1 करने से आ जाएगा, ये सबको पता है, तो देन इसलिए मिड प्लस 1 नहीं करते हैं, सेम टाइप का टर्म को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो ये इंट अपर बाउंड और इंट मिड, ठीक है, राइट हो गया ना। हम लोग इस वाले को लोअर बाउंड को L से इनिशियलाइज करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे L इक्वल टू लोअर बाउंड, ठीक है। अच्छा, I को भी एक I नाम का भी वेरिएबल लेते हैं जो कि इसी वाले को पॉइंट करके रखेगा, तो I भी इसी को पॉइंट करके रखा। क्यों इसको पॉइंट करवा रहे हैं अभी पता चल जाएगा ना। मिड वाले को तो मिड ही रहने देते हैं और मिड प्लस 1 को हम लोग M से पॉइंट करवाते हैं, M नाम का एक, तो M इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, और ये तो अपर बाउंड है ही, ठीक है। तो देखो हम लोग को मर्ज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। 1 का कंपैरिजन 4 से, क्या 1 4 से छोटा अगर है तो उसको एक दूसरे एरे में कॉपी करते हैं 1 को, देन फिर 1 का कंपैरिजन मतलब 4 से करते हैं, देन 1 का 5 से करते हैं, 6 से करते हैं, 1 सबसे छोटा है तो 1 यहाँ पे, देन 2 का कंपैरिजन करते हैं सभी एलिमेंट से, तो वहाँ पे तो एक नया एरे में सब वैल्यू डालते हैं, तो उस नए एरे को कहते हैं हम लोग टेम्प, राइट। तो इसमें डालेंगे तो देखो कैसे होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है, इसके अंदर एक वाइल लूप आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। तो वाइल हम लोग का लूप कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हम लोग का एल, देखो एल इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली एल इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ है, देन इस वाले एलिमेंट को डाल के यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, लेकिन इसके बाहर अगर चला गया तो फिर इसका मतलब है ये एरे एम्प्टी हो गया, मतलब एल इससे बाहर नहीं जा सकता, मतलब एल का जो रेंज है अप टू मिड होगा और एम का रेंज अप टू अपर बाउंड होगा, क्योंकि अगर एम की तरफ से सोच के देखो तो एम भी कंपेयर करेगा कि 4 क्या लेस देन है 1 से, 4 क्या लेस देन है 2 से, 4 क्या लेस देन है 3 से, एंड सो ऑन, देन फिर 5 भी कंपेयर करेगा। तो अगर एल लेस देन इक्वल टू मिड है एंड एम लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, अगर, ठीक है, यही दोनों के अपर बाउंड है, ये पहला वाला का अपर बाउंड है, ये दूसरा वाला का अपर बाउंड है, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोनों एलिमेंट्स में कंपेयर होगा। पहले इफ एरे ऑफ एल इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ एम, मतलब ये वाला एलिमेंट अगर इस वाले से लेस है तो इस वाले को कॉपी कर देंगे टेम्प में, इस वाले पहले एलिमेंट को। तो अगर है तो टेम्प के ith पोजीशन में i अभी कितना है, i बाई डिफ़ॉल्ट अभी 0 है, क्योंकि i इक्वल्स टू हमने लोअर बाउंड किया था और लोअर बाउंड 0 है।
तो टेम्प ऑफ आई में एरे ऑफ एल चला गया, ठीक है। तो एरे ऑफ एल एरे ऑफ एल मतलब ये वन किस जगह पे चला गया, इस जगह पे। चलो बढ़िया आ गया। नाउ एल प्लस प्लस, क्यों एल प्लस प्लस? अगर तुम एल प्लस प्लस नहीं करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे कंपेयर करोगे? एक सेकेंड, इस अलग कलर का पेन यूज़ करता हूँ। तो एल प्लस प्लस करने पे एल यहाँ आएगा। नाउ अब एल अगर नहीं इंक्रीज़ कराओगे तो फिर इसका कंपैरिजन कैसे करोगे बाकी से, ठीक है। तो इसलिए एल प्लस प्लस तो करना ही है। अच्छा, मान लो तुम्हारा कंडीशन अगर फेल हो जाता, ठीक है, मान लो ये इससे बड़ा नहीं होता, ठीक है, मान लो कि ये वाला छोटा नहीं होता इन सब से, ठीक है, मान लो इससे कंपेयर किए इस वाले एल को तो नहीं मिला, मतलब ये कंपेयर हुआ कि एरे ऑफ एल का जो एलिमेंट है क्या लेस है, अगर लेसर नहीं है तो ये वाला एलिमेंट जाएगा एल का, अदरवाइज एम का एलिमेंट जाएगा, अदरवाइज टेम्प में एम का एलिमेंट जाएगा। और अगर एम का एलिमेंट जाएगा, एम का एलिमेंट जब जाएगा तब इस टाइप से एरे होगा। मान लो 4 5 6 1 2 3 दो अलग अलग एरे है, तो इसमें देखो कंपेयर करो क्या ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, नहीं। तो कंपेयर करा, मतलब एक्चुअली एक तरह से इस वाले का ही कंपेयर सबसे होगा, तो ये छोटा वाला इसमें जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से। और गया तो एम पॉइंटर यहाँ है तो एम को इंक्रीज़ करा के आगे बढ़ाना होगा, तो एम प्लस प्लस। नाउ मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट यहाँ कॉपी हो गया, यहाँ पे आई था, ठीक है, ये 1 कंपेयर आया। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला केस लेना, इससे समझने में मतलब होता है ना, लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग कंपेयर किए, मान लो तो 1 यहाँ पे चला गया और एल भी बढ़ के अब यहाँ आ चुका है ना। नेक्स्ट कंपैरिजन होगा, मान लो नेक्स्ट कंपैरिजन में फिर क्या आएगा 2, तो 2 कहाँ आएगा यहाँ पे? गलत, 2 यहाँ पे आएगा क्योंकि आई अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो फाइनली इफ़ और एल्स के बाद मतलब एल मतलब तुम्हारा कंपेयर होके एक एलिमेंट जब इंसर्ट हो जाए तो देन यहाँ का भी तो आई बढ़ाना होगा। तो इस लूप में यहाँ के आई को अलग से बढ़ाओ, आई प्लस प्लस करके, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा, अभी जो मैंने केस लिया था वही केस है वो, कि वही से हम लोग को सभी स्टेप लिखने में आसानी होता है, वही इस वाले को से तुम सब लिख सकते हो, इसलिए मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, ये सब कुछ जो अभी लिख रहा हूँ मतलब ये वाइल इस वाले वाइल से बाहर में, ठीक है। अगर एल ग्रेटर देन मेड हो जाए, मान लो एक ऐसा समय आया कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, मान लो ये वाला को कंपेयर करके लिख दिए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, फिर ये वाला भी उधर चला गया, ये वाला को कंपेयर करके लिखे उधर चला गया, देन एल प्लस प्लस होने से एल यहाँ आ गया, ठीक है। मान लो एम यहीं गई है, तो होगा क्या कि एक ऐसा समय आएगा जब इधर लेफ्ट वाला एरे में पूरा सब एलिमेंट सब खाली हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट सब एरे है वो एम्प्टी हो जाए। यहाँ पे ये भी केस बनता है कि फर्स्ट सब एरे एम्प्टी हो जाए और सेकंड सब एरे में भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हों, तो क्या करना है, मान लो टेम्प में ये एम्प्टी हो गया, 1 2 3 यहाँ पे आ गया और 4 5 6 अभी यहीं गई हैं, तो इसको अब क्यों कंपेयर करके टाइम वेस्ट करना है, इसको पूरा कॉपी मार दो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड है, शॉर्ट पार्ट से होके आया है तो शॉर्टेड है, और मर्ज पार्ट में तो शॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो शॉर्ट पार्ट में होता है। तो पूरा इस कॉपी मार दो। तो कहाँ से कहाँ तक कॉपी मारो, एम जिसको पॉइंट करे वहाँ से। बहुत जन गलती करता है इस जगह पे, अगर तुम्हारा गलती होगा तो यहाँ होगा, तो बहुत जन इसको मिड प्लस 1 से प्रिंट करता है। क्या गारंटी है कि यहाँ पे, अभी तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ पे मिड प्लस 1 और एम एक ही जगह पे, लेकिन हो सके ये भी एलिमेंट कॉपी हो चुका हो इस वाले में, तो एम जहाँ पे है एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी करना होता है, ठीक है। तो एक लूप चलेगा, के लूप मान लेते हैं, एम से कहाँ तक चलेगा, अपर बाउंड तक। ऑब्वियसली ये अपर बाउंड तक तो चलना ही है, लेकिन ये मिड प्लस 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार एलिमेंट तुमको यहाँ रहे। 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पे रह जा रहा, लेकिन हो सके कुछ और एग्जाम्पल अगर लेंगे तो 4 यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे खाली हो जाएगा और एम इस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, तो एम से होगा। मिड प्लस 1 से कराएंगे तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपर बाउंड के प्लस प्लस, तो पूरा का पूरा एरे को, किस एरे को, ARR को, ये जो एरे है एरे ऑफ एम से स्टार्ट होगा, तो ये वाला देन ये वाला देन ये वाला को पूरा को टेम्प में डाल देना है, कॉपी करके डाल दिया। और चूंकि हर एक एलिमेंट डालने के बाद टेम्प में, टेम्प का पॉइंटर जो आई है उस हर एक एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद इसको बढ़ाना है। क्लियर है? तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वो केस देखे जो पहला सब एरे एम्प्टी हो गया। एल्स का मतलब ऑब्वियसली है कि
इफ़ एल ग्रेटर देन मिड है, मतलब एल मिड से बाहर निकल चुका, तो एल्स मतलब क्या, जब एम अपर बाउंड से बाहर निकल चुका होगा, मतलब जब सेकेंड सब एरे खाली होगा, मतलब जब ऐसा कुछ केस होगा कि 4 5 6 यहाँ होगा और 1 2 3 यहाँ होगा, मतलब तो ये सब चला जाएगा तो एम यहाँ पे आ जाएगा। तो जब एम बाहर निकल जाएगा रेंज से, तब इस पूरे एरे को टेम्प में कॉपी कर देंगे, तो सेम कोड एल्स पार्ट में हो जाएगा। मान लेते हैं इसका भी नाम के लूप दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के इक्वल टू एल, के लेस देन इक्वल्स टू मिड तक चलेगा, क्योंकि यहाँ से लेके ये इस पोजीशन का नाम एल है, ये एल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये चलेगा तो मिड तक ही, तो एल लेस देन इक्वल टू मिड के प्लस प्लस। ठीक है, टेम्प ऑफ आई में पूरा का पूरा एरे ऑफ के को कॉपी कर देंगे, और आई को तो इंक्रीज़ कराना भूल से भी मत भूलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कोड में ना। हो गया, अब टेम्प एरे पूरा तैयार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये टेम्प एरे है। तो एल्गोरिदम कहता है कि अच्छा प्रोग्रामर हुए जो इसको यहीं पे प्रिंट ना कराए, इसको वापस से उस एरे में डाल दे। असली एरे कौन था, ARR, जिसमें हम लोग टेढ़ा मेढ़ा इनपुट लिए थे, जैसे मान लो 4 1 3 2 6 5 इस टाइप से। तो टेम्प एक शॉर्टेड एरे बन चुका है यूजिंग मर्ज सॉर्ट इस एरे का। नाउ अब इस एरे को पूरा एलिमेंट को यहाँ कॉपी मार दो। ठीक है, तो कैसे कॉपी मारोगे, तो चूंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा और एकदम डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, तो लोअर बाउंड से अपर बाउंड जाएगा, नो डाउट। तो फॉर के इक्वल्स टू लोअर बाउंड, के लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, के प्लस प्लस, क्या करेंगे, एरे में मतलब ARR नाम का एरे में पूरा का पूरा टेम्प नाम का एरे कॉपी कर देंगे। राइट, तो ये सिंपलेस्ट है ना। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं और कंबाइन करते हैं। डिवाइड करने में कांस्टेंट टाइम लगता है, ऑलवेज याद रखना। मर्ज सॉर्ट में दो काम होता है, पहला होता है डिवाइड और दूसरा होता है कंबाइन। तो डिवाइड करने में कांस्टेंट टाइम लगता है, लेकिन कंबाइन करने में आधा आधा एलिमेंट को कंबाइन हम लोगों को करना है, तो उसमें 2n/2 2tn/2 लगता है, क्योंकि दो सब एरे को कंबाइन करते हैं। चाहे उल्टा भी पकड़ लो, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट में कंबाइन। तो tn इक्वल टू c होगा इफ़ n इक्वल्स टू 1 होगा। अगर एक एलिमेंट हो एरे में तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट वही है आंसर। अदरवाइज 2tn/2 होगा, क्योंकि दो दो पार्ट में एरे को डिवाइड करना है। चाहे उल्टा समझो तो दो दो एरे को कंबाइन करते चलना है। ठीक है, तो 2n प्लस एक कॉन्स्टेंट टाइम जो कि ऑलवेज cn है, n ग्रेटर है। तो ये हो गया इसका रेकरेंस इक्वेशन। इसका रेकरेंस इक्वेशन सेम जो अभी हम लोगों ने क्विक सॉर्ट देखा था अभी थोड़ा देर पहले, जो मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व किया था क्विक शॉर्ट का। तो क्विक शॉर्ट का जो बेस्ट केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसका सेम है मर्ज सॉर्ट से, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक का बेस्ट में। तो सॉल्व करने पे ऑर्डर ऑफ n log आना आएगा। तो क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n log n सभी में होता है। ठीक है ना। वहीं क्विक शॉर्ट जो है, देखो क्विक शॉर्ट का भी n log n है, लेकिन रोस्ट में क्विक शॉर्ट n² जाता है, लेकिन ये रोस्ट में भी n log n होता है। तो क्विक से ज़्यादा बेटर मर्ज है। ठीक है ना, क्योंकि रोस्ट में भी क्विक से फास्ट चलता है, और क्विक एवरेज में जितना टाइम लेगा मर्ज भी उतना लेगा, बेस्ट में क्विक जितना लेगा मर्ज भी उतना ही लेगा। तो दो जगह तो सेम हो जा रहा है एवरेज और बेस्ट में, लेकिन जो रोस्ट केस में वो n² लेता है तो n log n होता है। ठीक है, तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से।